हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फैंटेसिया आर्क चैप्टर 313 डिनाइजन ऑफ द सिनिस्टर सी को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। मांगा की शुरुआत होती है आइसलैंड में इज़मा के घर से, जहां इज़मा की मुलाकात होती है श्रिगे से और दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। इज़मा की पहली बार मुलाकात हुई है एल्फ और विश से और वो उन्हें लंच ऑफर करते हुए बताती है कि उसने ग्रेट इसीद्रो के एडवेंचर को एंजॉय किया। श्रिगे इज़मा से उसके बारे में जानना चाहती है, जो इज़मा बताती है कि कुछ स्पेशल नहीं बल्कि उसकी लाइफ बोरिंग सी है क्योंकि वो हमेशा से मशवारा ही रही है। श्रिगे के और एक्सप्लेन करने के लिए कहने पर इज़मा बताती है कि आइलैंड समंदर के सी रूट्स या किसी भी दूसरे आइलैंड से अलग ही रहा है। इस वजह से यहाँ पर खाना या पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ बस कभी कभार डैमेज शिप भी मरम्मत के लिए रुकते हैं, जैसे कि वो रुके हैं। यहाँ पर एक पुराना विलेज है जहाँ के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, वो सभी बदतमीज और जाहिल हैं। इज़मा को उनके साथ रहना पसंद नहीं है और उसे भी उन लोगों ने कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से वो उनसे अलग रहती है। शायद वो इज़मा से डरते हैं क्योंकि वो एक जलपरी है। इसीद्रो और श्रिगे को ये शॉकिंग लगता है, जिस पर इज़मा बताती है कि वो मजाक कर रही है ताकि वो खुद एल्फ और विच के बराबर खड़ी हो सके। ये बिल्कुल सच है कि वो जलपरी है क्योंकि उसके पिता उनमें से ही एक थे। इसीद्रो के पूछने पर इज़मा बताती है कि उसमें जलपरियों के गुण नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। उसने पूरा दिन पानी में बिताया, तब भी उसके पैर जलपरियों की पूंछ में नहीं बदले। उसकी माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी है और उसके पिता उसकी माँ के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन उसे अपने जलपरी के वंशज होने के बारे में साथी बच्चों से और तो और वहाँ के लोगों से पता चला जो उसके बारे में बातें बनाते। 4 साल पहले उसके पिता की नाव पलट गई और मरते हुए उसके पिता ने उसे कहा था कि किसी दिन उसकी माँ उसे लेने जरूर आएगी। उसके घर के दरवाजे पर लगा हुआ डेकोरेशन उसकी माँ ने कभी बनाया था और घर के आसपास के कछुओं का खोल और सिप्पियां बुरी शक्तियों को बाहर रखने के लिए हैं। श्रिगे को ये सब चौंकाने वाली लगती है क्योंकि जलपरियों को खुशकिस्मती के तौर पर देखा जाता है जो मनुष्यों की दोस्त होती है। फिर क्यों यहाँ पर लोग जलपरियों से नफरत करते हैं? इज़मा बताती है कि ये सब सी गॉड की वजह से है। बहुत पहले यहाँ के आसपास सी गॉड का कब्जा था जो शिप को तोड़ मनुष्यों और तो और यहाँ के मछलियों को खा जाते थे, जिसकी वजह से ये इलाका मौत का समंदर बनने लगा था। तब जलपरियों के एक ट्राइब ने सी गॉड के अगेंस्ट जंग छेड़ दी जो काफी लंबा चला और बहुत सी जलपरियां मौत के भेंट चढ़ गईं। जलपरियों ने किसी तरह सी गॉड को इस आइलैंड पर कैद कर दिया और वो यहाँ से वापस लौट गई और मछलियां यहाँ वापस आ गई। सी गॉड बहुत ही ताकतवर है जिसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए जब भी पूर्णमासी की रात आती है सी गॉड अपनी बाहें पसार गुफा से बाहर निकल आसपास के मछुआरों और जहाजों को निकल जाता है। यहाँ के लोग सी गॉड को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने भी जलपरियों से नफरत करना शुरू कर दिया। और अब श्रिगे और इसीद्रो को सी गॉड के बारे में पता चलता है। इज़मा फिर बताती है कि हाल ही में यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। मछुआरे अब समंदर में नहीं जाते, जैसे पूरा गांव अपने घर में ही बंद हो चुका है। उसने कई बार लोगों को घरों से झांकते देखा जिनकी आंखें अब इंसानों की तरह ही नहीं बल्कि मछलियों की तरह दिखती हैं। और तो और कुछ समय से उसे गुफा से भी अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। साथ ही समंदर में किसी की मौजूदगी का एहसास है और उसके साथ उसे समंदर से भी आवाजें आने लगी हैं। और उसके बाद वो इसीद्रो से मिली। ऐसा लगता है मानो उस अजीब से रोशनी के बाद से पूरी दुनिया ही बदल चुकी है, जिसका अंदाजा श्रिगे को भी है। वहीं गांव के रेस्टोरेंट में सभी का खाना हो चुका है जो काफी घटिया किस्म का था। वो सभी वहां से जाने को निकलते ही हैं कि रोड्रिक दरवाजे के बाहर देखता है कि गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हैं जो उन्हें ही घूर रहे हैं। रोड्रिक को अजीब लगता है क्योंकि कुछ देर पहले वहां एक भी कस्टमर नहीं था, फिर अचानक से ही इतने सारे क्यों? मैग्निफिको को लगता है जैसे सभी उनकी खातिरदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। तभी अंदर से कुक कहता है कि आज पूर्णमासी की रात है जो उनके लिए स्पेशल डे है क्योंकि सी गॉड इस आइलैंड के देवता को उनका भेंट चढ़ाया जाएगा। गर्ड्स खतरा देख तुरंत ही कुक की आंख में चाकू मार उसे गिरा देता है। मैग्निफिको के अब रोंगटे खड़े हो चुके हैं खुद का चारा बनने के डर से। तभी किचन के डेस्क पर एक दैत्याकार उंगलियां निकलती हैं जिसे सभी गौर से देख रहे हैं और अब पीछे से मॉन्स्टर अपने असली रूप में बाहर निकलता है और गर्ड्स तुरंत ही अपनी तलवार निकाल एक ही वार से उसे काट देता है। ये वही मॉन्स्टर है जिसे उन्होंने सुबह देखा था। इसका मतलब है कि बाहर जो भी है वही है और अब गर्ड्स उनकी भूख मिटाने के लिए अकेला ही बाहर निकलता है। वहीं श्रिगे को अजीब फीलिंग आती है जिसे इसीद्रो भी समझ जाता है। श्रिगे को एहसास होता है कि आइलैंड में कुछ भयानक हो रहा है और वो तुरंत ही अपने दोस्तों के पास गांव जाना चाहती है, लेकिन रात के अंधेरे में ये उसके लिए मुश्किल होगा और इज़मा उन्हें शॉर्टकट से ले चलने के लिए ऑफर करती है। वहीं अब मॉन्स्टर अपने असली रूप में आने लगे हैं और गर्ड्स बिना वक्त गवाए उन्हें काटना शुरू कर देता है। साथ ही सर्पिको भी उसका साथ दे रहा है जिसके एक ही वार से कई मॉन्स्टर कट जाते हैं और उनके टुकड़े जमीन पर पड़े हुए हैं। ये असर है पूरे चांद का जिससे उसकी जादुई ताकत बढ़ चुकी है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से बाकियों पर हमला होता है और फार्मेसी तुरंत ही अपने
बैग से कटीले सांप निकाल उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है, जिसे रोड्रिक आसानी से मार देता है। वहीं बाहर गट्स और सर्पिको मॉन्स्टर को काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो आते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी सामने से एक मकान को तोड़ते हुए कुछ बड़े मॉन्स्टर आ धमकते हैं और उन पर एक साथ हमला करते हैं। गट्स तुरंत ही एक मॉन्स्टर पर हमला करता है और सर्पिको दूसरे पर, जो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है। तभी गट्स पर राइट से हमला होता है और गट्स अपनी तलवार को ढाल बनाते हुए मॉन्स्टर को करीब आता देख एक ही वार से उसे भी काट देता है। ये अचानक मॉन्स्टर का हमला उनके लिए भारी था, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो और भी मॉन्स्टर हैं जो उनके सामने मौत बनकर खड़े हैं। वहीं गट्स का डार्क बीस्ट अब गट्स को उकसा रहा है, जिसे अभी के लिए गट्स ने रोका हुआ है। वहीं श्रीके उन सभी को महसूस कर सकती है और जल्द से जल्द गांव तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ये पहाड़ी रास्ता है जहां एक एक कदम संभाल कर बढ़ना होगा। तभी अचानक से ही इज़्मा रुकती है और वो सभी देखते हैं कि दूर चट्टानों के पास कोई शिप है जो चट्टानों के ऊपर चढ़ रही है। वहीं गट्स के सामने कई मॉन्स्टर हैं, जिसे गट्स अपने वारों से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी गट्स पर पीछे से हमला होता है और गट्स उसे रोक लेता है, लेकिन उसे रोकने के दौरान गट्स उसके मुंह में तलवार डाल उसे भी वहीं काट देता है। अब गट्स पर दोनों तरफ से एक साथ हमला होता है और गट्स अपनी स्पेशल अटैक की पोजीशन लेकर एक तरफ कैनन ब्लास्ट कर उसके धक्के को रोटेशन के लिए यूज कर दूसरे को भी काट देता है। पता नहीं गट्स को और कितनी बार कैनन को यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए वो रोड्रिक को चार्ज करने वाला है और रोड्रिक कहता है कि मैं तुम्हें बोरियां भरकर असला बारूद दूंगा। गट्स के इतने मॉन्स्टर को मारने के बावजूद वो बस आते ही जा रहे हैं और ना ही वो शिप तक पहुंच सकते हैं जहां से वो उन पर तोप दाग सकते हैं। मैग्निफिको गट्स को उसका आर्मर की शक्ति उपयोग करने को कहता है, जो उसने ब्रिटानिया सिटी में किया था, कि तभी फानेसी चिल्लाते हुए मना करती है कि उस ताकत का किसी भी हालत में उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर वो इसका उपयोग श्रीके के एब्सेंस में करेंगे तो हो सकता है ये उनके लिए ही मुसीबत बन जाए। उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक शिप गांव में उनके सामने आ रहा है जो खुद बॉसमैन का है और ये देख वो सभी हैरत में हैं। एक शिप, वो भी आइलैंड के बीच एक गांव की जमीन पर कैसे आया? बॉसमैन चिल्लाते हुए कहता है कि हम घोस्ट हैं और हमारा काम ही अजीबोगरीब हरकतें करना है। जो एक बार खून सूंघ ले तो शाख की तरह अंत तक पीछा करते हैं। गट्स अब उनकी तारीफ कर रहा है और एक खुश शिप का होना रोड्रिक को भी अच्छा आइडिया लगता है। बॉसमैन भी खुश है कि आखिरकार उनको किसी ने तो माना, और तो और ये भी कि वो कैसे उसके अड्डे पर खुद ही चले आए। इस गाँव के सभी लोग उसकी ही तरफ है, जो सी गॉड के हाथ पैर का काम करते हैं और ये ह्यूमंस ही हैं जो अब मॉन्स्टर में बदल चुके हैं, जो जल्द ही उनके साथ भी होने वाला है। जैसे ही शिप उन्हें खा जाएगी वो लोग भी मॉन्स्टर बन जाएंगे और शिप के अंदर से बड़े बड़े मॉन्स्टर के हाथ निकलते हैं। अब सभी को पता चलता है कि शिप के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसके हिस्सों को उन्होंने सुबह काटा था। ये एक नॉक्टर्नल मॉन्स्टर है जो सूरज के उगते ही छुप जाता है। पिछली बार तो उनके पास टाइम कम था, लेकिन इस बार रात अभी हुई है। आज पूर्णमासी की रात है, जो कि सी गॉड का त्योहार है और साथ ही इसके लिए सभी मॉन्स्टर बहुत ही एक्साइटेड हैं। बॉसमैन फिर कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम खा लिए जाओगे तुम दोबारा मॉन्स्टर के तौर पर जन्म लोगे और फिर और मजा आएगा। और वो उन पर हमला शुरू करने के लिए कहता है। वहीं सभी अब इस नई मुसीबत के लिए डरे हुए हैं, लेकिन गट्स अपने अंदर की डार्क बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है और उसे महसूस होता है कि डार्क बीस्ट की जंजीरें टूट चुकी हैं, जिसे श्रीके भी दूर से महसूस कर सकती है और वो थॉट ट्रांसफरेंस से गट्स को उसके आने तक वेट करने को कहती है। लेकिन गट्स के पास टाइम नहीं है और वो सभी मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। कास्का पर इस खतरे को देख उसे बचाने के लिए वो हार मान लेता है। अब फानेसी के आंखों के सामने ही गट्स का डार्क बीस्ट आर्मर के सहारे उसके चेहरे को ढकते हुए उस पर काबू कर लेता है। अब गट्स तेजी से मॉन्स्टर के बीच से कूदता हुआ आगे बढ़ता है, जिसकी गजब की तेजी और फुर्ती को बाकी लोग देख रहे हैं और गट्स सीधे शिप के मास्ट पर उतरता है। अभी वो बहुत गुस्से में है, जिसकी आंखों में खून देख बॉसमैन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चीखता हुआ सीधे शिप के मेन डेक की तरफ बढ़ता हुआ लकड़ियों की मजबूत दीवार को अपनी तलवार से तोड़ता हुआ उसके अंदर के मॉन्स्टर पर तलवार से वार करता है। गट्स के इस हमले से मॉन्स्टर अंदर ही दर्द में चीखता है और अपने टेंटिकल से गट्स को पकड़ लेता है, लेकिन गट्स उसे फाड़ बाहर दूसरे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ एक झटके में उन्हें काट वहां एक और मॉन्स्टर को अपनी तलवार से चीर देता है। गट्स अब उस मॉन्स्टर के खून में लिपटा हुआ और भी खतरनाक लग रहा है। ये मैग्निफिको के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उसके दोस्त ही जानते
जानते हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है। तभी एक चट्टान पर बाकी लोग पहुंचते हैं। इज़मा देखती है कि विलेज को शिप और मॉन्स्टर ने घेर रखा है और लड़ाई वहां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। गर्ड्स को बर्सर्कर फॉर्म में लड़ता देख श्रिके चौंक जाती है। अब गांव की तरफ मॉन्स्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और उन मॉन्स्टर को देख इज़मा को यकीन होता है कि वाकई में मॉन्स्टर होते हैं। उसे अब भी गाँव वालों की चिंता है। इसीद्रो के पूछने पर इज़मा बताती है कि वो गाँव वालों को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन्हें मरता हुआ देखना चाहती है। तभी वो देखती है कि चट्टानों की तरफ से कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इज़मा उन्हें संभालने के लिए बढ़ती ही है कि श्रिके उसे रोकती है, क्योंकि वो बच्चे भी अब मॉन्स्टर बन चुके हैं जो इज़मा को मार उसे अपनी जैसा बनाना चाहते हैं। इज़मा उन्हें देखकर चीखती ही है कि इसीद्रो उन्हें काट अपने जादुई डैगर से जला देता है और श्रिके उन पर जादुई अटैक कर उन दोनों से अलग कर उन्हें जलने से बचा लेती है। श्रिके बताती है कि ये भी मॉन्स्टर बन चुके हैं और उसे डर है कि गाँव में उसके दोस्तों के अलावा कोई भी इंसान नहीं है। एक इज़मा ही है इस आइसलैंड पर जो इंसान बची है। इज़मा बताती है कि ये सब जादुई एमुलेट की वजह से है जो उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसके घर पर बनाया था। इज़मा कन्फेस करती है कि वो गांव वालों से नफरत करती थी और चाहती थी कि वो सभी यहाँ से चले जाएं और अब वो बस अकेली ही रह गई है। इज़मा को उदास देख इसीद्रो उसे वहीं रहने को कहता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचाकर लौट आए और इज़मा को उसके साथ आने को भी वो मना कर देता है। वो हीरोइज्म दिखाते हुए कहता है, भले ही वो लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं, ये अच्छा होगा कि तुम मुझे उन्हें काटता हुआ ना देखो। जिस पर एक पल के लिए इज़मा भी इम्प्रेस हो जाती है और उसके इस डायलॉग को श्रिके बर्बाद करते हुए कहती है कि तुम बस उनका चारा बन जाओगे। गर्ड्स अभी बर्सर्कर फॉर्म में लड़ रहा है और उसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसीद्रो को लगा कि गर्ड्स ने अपने आर्मर को कंट्रोल करना सीख लिया है। श्रिके बताती है कि तब मैं उसके साथ थी, इसलिए वो अपने होश में था और आर्मर की ताकत को यूज कर पाया। श्रिके इसीद्रो से कहती है कि जब वो अपनी एस्ट्रल बॉडी के जरिए गर्ड्स को होश में लाने जाए तब इसीद्रो उसकी बॉडी की रक्षा करें और वो कॉन्सेंट्रेट कर अपनी एस्ट्रल बॉडी में तब्दील होकर गर्ड्स की तरफ बढ़ती है, जिसे आर्मर भी सेंस कर लेता है और अपनी ताकत से वो श्रिके की एस्ट्रल बॉडी को बाहर ही झटक देता है। श्रिके अपने शरीर में वापस उठती है और बताती है कि आर्मर की ताकत पहले से बढ़ चुकी है और वो उसे गर्ड्स तक पहुंचने नहीं दे रही है। वहीं गर्ड्स अब जानवरों की तरह मॉन्स्टर को चीर रहा है, जिसे देख बाकी लोग सकते में हैं कि वो पहले से ज्यादा खूंखार है। वहीं बॉसमैन अब सकते में है गर्ड्स को उसके मॉन्स्टर को मारता देख उसने अपने भाइयों को भेजा ताकि वो जश्न का लुत्फ उठा सके, लेकिन उल्टा गर्ड्स ही उन्हें चीर फाड़ रहा है। बॉसमैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वहीं गर्ड्स ने मॉन्स्टर को मारते हुए उनकी लाशों पर लाशें बिछा दी हैं और अभी भी उसकी खून की प्यास खत्म नहीं हुई है। तभी कास्का का ध्यान किसी और जगह जाता है और वो सभी को छोड़ उस तरफ भागती है और कास्का को देख फानेसी भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है कि तभी एक मॉन्स्टर की लाश उनके सामने गिरती है जो बाकियों का रास्ता रोक लेती है। गर्ड्स को भी महसूस होता है कि कोई पास से भाग रहा है और उसे बस परछाइयां ही दिखती हैं। तभी कास्का के पीछे एक छोटा मॉन्स्टर लपकता है और फानेसी कास्का को बचाने के लिए अपनी डैगर निकाल उस मॉन्स्टर को काट देती है। कास्का आगे जाकर एक बच्चे के पास रुकती है जो फानेसी को लगता है कि शायद कोई गाँव में जिंदा बच गया। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और कास्का की तरफ हमले के लिए बढ़ता ही है कि अचानक गर्ड्स आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब वो कास्का को देख रहा है। फानेसी डरी हुई देखती है कि गर्ड्स ने शायद उसे बचा लिया, शायद वो अपने होश में आ गया है। वो डरी हुई आगे बढ़ती ही है कि श्रिके थॉट ट्रांसफर से उसे रोकती है। इज़मा ने अभी देखा कि गर्ड्स ने कैसे मॉन्स्टर को सेकंड्स में ही चीर दिया। तभी सर्पिको उड़ते हुए उन सभी के प्रोटेक्शन के लिए सामने आकर उनकी ढाल बन जाता है और अब उनमें से कोई भी गर्ड्स की तरफ नहीं बढ़ रहा है। श्रिके आगे के लिए कुछ सोच ही रही है और वहीं गर्ड्स को सिर्फ परछाइयां ही दिख रही हैं। उसके अंदर भूचाल सा है जो उसे उकसा रहा है कत्लेआम मचाने के लिए और वो खुद को रोक भी रहा है। डार्क बीस्ट अपनी ताकत से गर्ड्स को सरेंडर करने के लिए कह रहा है कि तभी गर्ड्स को किसी की आवाज आती है और उसे फोकस करने को कहता है कास्का की तरफ, जहां एक रोशनी उसे पुकार रही है और वो हाथ गर्ड्स के आर्मर को फिर बिखेरने लगती है। गर्ड्स का आर्मर और मास्क बिखरता है और वो कास्का को देख पा रहा है और सभी को भी, और अब गर्ड्स के आर्मर चीखने लगता है जो गर्ड्स को छोड़ना नहीं चाहता, उसे अपने काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन गर्ड्स ने अपनी इच्छा शक्ति से आर्मर को रोकने की कोशिश कर रहा है। श्रिके भी उसे रेजिस्ट करता हुआ देख उसे ये एक मौके की तरह दिखता है और वो तुरंत ही गर्ड्स की तरफ भागती है, जिसे देख बाकियों के होश उड़ जाते हैं। श्रिके गर्ड्स के ऊपर कूद उसकी गर्दन से लिपट कर कुछ मंत्र पढ़ती है और गर्ड्स को होश में आता देख उसके मास्क को उसके ऊपर से निकाल देती है और गर्ड्स अपने आर्मर के चंगुल से बाहर आ जाता है। श्रिके का ये कदम बहुत ही खतरनाक था, वो मर भी सकती थी और इस बात का डर गर्ड्स को भी था। लेकिन एक बार फिर श्रिके ने गर्ड्स की जान बचा ली। श्रिके जानती है कि एज अ मैजिक यूजर सिर्फ वो ही ये काम कर सकती है। इज़मा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन श्रिके ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। विलेज में मॉन्स्टर मारे गए हैं, लेकिन शिप का अता पता नहीं
हैं। जरूर बॉसमैन मौका देख भाग गया होगा। रोड्रिक खुद अमेज्ड है गर्ट्स की सुपर ह्यूमन ताकत देख और मैग्निफिको के लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन ज्यादा मॉन्स्टर है। गर्ट्स खुद अपने आप में वॉरशिप से भी ज्यादा ताकतवर है और अब सबका ध्यान कासा की तरफ जाता है कि आखिर वो भागी क्यों, और वो सभी देखते हैं कि कासा की बाहों में एक बच्चा है जो वही है जो ब्रिटानिस पोर्ट पर कैबिन के पास मिला था। गर्ट्स उस बच्चे को पहचान लेता है। इसीद्रो उस बच्चे से उसके वहां होने का कारण पूछता है। रोड्रिक के पूछने पर फानेसी बताती है कि ब्रिटानिस पोर्ट के पास समंदर किनारे वो बच्चा मिला था। वहीं श्रीके को ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। वो तब भी मिला था जब पूर्णमासी की रात थी और आज भी है, जो गहरी और ताकतवर जादुई ताकत को दर्शाता है। लेकिन तब भी श्रीके उससे ईविल या बुरी शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रही है। गर्ट्स को उस बच्चे को देख याद आता है कि कैसे उसने उसे रोका था और वो उससे पूछता है कि क्या वो तुमने किया था। इसीद्रो के पूछने पर इस्मा बताती है कि उसने पहले कभी उस बच्चे को आइलैंड पर नहीं देखा और वो उसे ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े देती है। सर्पिको के इस्मा के बारे में पूछने पर इस्मा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो आज ही इसीद्रो और सर्पिको से मिली और वो ही पूरे आइलैंड पर अकेली बची हुई है और उसे उदास देख इसीद्रो रोड्रिक को कन्फ्रंट करता है इस्मा को अपने साथ शिप में ले जाने के लिए, और रोड्रिक भी आसानी से मान जाता है। अभी के लिए इसीद्रो चाहता है कि इस्मा उसके साथ रहे और बाकी की बातें वो बाद में डिसाइड करेंगे। इस्मा के लिए आइलैंड छोड़कर जाना बड़ी बात है, बल्कि वो सरप्राइज्ड भी है क्योंकि वो हमेशा से ही आइलैंड छोड़कर जाना चाहती थी दुनिया के एडवेंचर्स के लिए। रोड्रिक उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है कि गर्ट्स उसे रोकता है क्योंकि अभी उनका कुछ काम बाकी है। मैग्निफिको इतना डरा हुआ है कि वो तुरंत वहां से निकलना चाहता है और सुबह तक तो वो किसी भी हाल में वहां नहीं रुकना चाहता। लेकिन गर्ट्स मॉन्स्टर और उनके इशू को यहीं सेटल करना चाहता है, लेकिन उन्हें मॉन्स्टर के घोंसले के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस्मा बताती है कि वो केव ही है जहाँ से वो सभी आते हैं, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है कि अगर वो लोग वहीं रुके तो शिप पर भी हमला हो सकता है। तभी श्रीके कहती है कि उसके पास एक प्लान है और उसके लिए उन्हें पहले शिप में जाना होगा, और तो और इससे यहाँ के मॉन्स्टर का भी इंतजाम हो जाएगा। गर्ट्स अब श्रीके पर भरोसा कर एग्री हो जाता है और साथ ही उसका ध्यान अभी भी उस बच्चे की तरफ ही है। मैग्निफिको अब खुश है कि फाइनली वो सभी मॉन्स्टर आइलैंड को छोड़ वहाँ से जा रहे हैं। वहीं मॉन्स्टर की लाशें पूरे गाँव में पसरी हुई है, जो कभी वहाँ के लोग खुद हुआ करते थे और उनके बिना वो जगह अब खंडर से कम नहीं। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा चैप्टर 313 से 317 कवर किया है। बरसक मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में गर्ट्स वर्सेस मॉन्स्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।